हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक मनोविज्ञान पर है। थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे मेरे पीडीएफ चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में मैं मैसेज दिया हूं कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हिंदी में अगर संज्ञानात्मक बिहेवियर माने होते व्यवहार होता है। संज्ञानात्मक सी से संज्ञानात्मक बिहेवियर, बी से बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं। संज्ञानात्मक मतलब होता है आपका भावनाएं, आपके विचार, जैसा आपका विचार वैसा आपका व्यवहार, जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। इसी जो टेक्निक पर ये आधारित है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। रोगियों के मानसिक विकारों केवल दवाइयों से ठीक करना, व्यक्तियों के नकारात्मक सोच को पहचानना, उसे बदलना, सिर्फ चिकित्सा के दौरान ध्यान केंद्रित करना और केवल भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें से आपको उत्तर बताना है। सही आंसर भी आएगा। व्यक्तियों के नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे बदलना। नकारात्मक सोच के आपके मन के अंदर चलती रहती है, ये संज्ञानात्मक है, जिसको जानना जरूरी होता है। क्योंकि जो आपकी सोच, आप क्या सोच रहे हैं, ये अमूर्त चीज दिखाई नहीं देता। इसको चिकित्सक को जानना जरूरी होता है। जब तक आपके नकारात्मक सोच को जानेगा नहीं तो आपका इलाज नहीं कर सकता। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मुख्य उद्देश्य होता है आपके व्यक्ति के जो नकारात्मक जो सोच चल रही है उसको पहचानना और उसको बदलने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यदि किसी व्यक्ति की निरंतर चिंता और तनाव की समस्या है तो वह किस प्रकार के थेरेपी में आमतौर पर भाग ले सकता है। तो हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसका बी वाला आएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी में कॉग्निटिव त्रुटियां की बात कर रहा है, कॉग्निटिव डिस्टोरेंस की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डिस्टोरेंस का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। व्यक्ति के बाहरी वातावरण से संबंधित समस्याएं, व्यक्ति के सामाजिक नीतियां, व्यक्ति के शारीरिक विकार, व्यक्ति के नकारात्मक और अव्यवस्थित सोच की प्रक्रियाएं, यही इसका आंसर होगा। बी वाला, डी वाला, व्यक्ति के नकारात्मक और अव्यवस्थित सोच की प्रक्रियाएं ही कॉग्निटिव त्रुटियां कहलाती है। क्वेश्चन है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सबसे आम उपयोग किस प्रकार के मानसिक विकारों के इलाज में किया जाता है ये आपको बताना। शारीरिक समस्याएं, मानसिक विकार जैसे कि अवसाद और चिंता, नींद की समस्या, तंत्रिका संबंधी विकार। आम जो समस्या है वो यही है, मानसिक विकार जैसे अवसाद और चिंता। इसको दूर करने के लिए इस थेरेपी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सीबीटी का मुख्य ध्यान किस पर होता है। वर्तमान के नकारात्मक विचारों और व्यवहार पर, अतीत के नकारात्मक विचार और व्यवहार पर, भविष्य की चिंताओं पर, शारीरिक बीमारियों से छुटकारा दिलाने पर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, वर्तमान के। इसका जो मुख्य ध्यान वर्तमान के नकारात्मक विचार और व्यवहारों पर, अतीत का नहीं। वर्तमान में जो आपका मन में जो चल रहा है, शारीरिक बीमारियां ना होकर मानसिक बीमारियों को दूर किया जाता है इसमें, ना कि शारीरिक बीमारियां। तो वर्तमान के जो नकारात्मक विचार, मेन इसका ध्यान होता है कि वर्तमान के नकारात्मक विचार, अतीत नहीं, याद रखेंगे, वर्तमान के नकारात्मक विचार और व्यवहार पर यह ध्यान केंद्रित करता है। सीबीटी के जनक फादर किसे माना जाता है, इसको आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड को, एरोन बेक को, बी.एन. स्किनर को या कार्ल रोजर्स को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, एरोन बेक। एरोन बेक ने संज्ञात्मक चिकित्सा विकसित की, जिसे बाद में सीबीटी के रूप में विकसित किया गया था। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, ये सीबीटी का जनक, फादर ऑफ सीबीटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि सीबीटी में ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं। सोच समझ कर लिए गए निर्णय, बिना प्रयास के मन में आने वाला अचानक विचार, केवल रात में आने वाले सपने या दूसरों के विचार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, बिना प्रयास के मन में आने वाले अचानक विचार आते ही रहते हैं। इस प्रकार यही होता ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता सीबीटी में डाउनलोड एरो टेक्निक का उपयोग क्या होता है। नीचे वाला जो तीर होता है उसका बताना है कि डाउनवर्ड्स एरो टेक्निक का उपयोग क्या होता है। वजन घटाने के लिए, गहरे विश्वासों तक पहुंचने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, बी आएगा, गहरे विश्वासों तक पहुंचने के लिए। गहरी अक्सर अचेतन मूल्य, मान्यताओं और नियमों का उजागर करने के लिए, जो किसी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करती है। इसी को हम लोग डाउनवर्ड्स एरो टेक्निक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चंस यहां पर आता है सीबीटी बिहेवियर एक्टिवेशंस किसके उपचार में मुख्य है, यह आपको बताना है। यहां पर गुस्सा है, भूलने की बीमारी, ऊंचाई से डर या अवसाद। सही आंसर डिप्रेशन में जब आते हैं तो अवसाद के उपचार होता है, इसी के लिए मेन उपयोग इसका किया जाता है। थॉट रिकॉर्ड डायरी किस थेरेपी का हिस्सा है, इसमें आपको बताना थॉट रिकॉर्ड्स या डायरी किस थेरेपी का हिस्सा है। यह सीबीटी, प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। सही आंसर ए आएगा, ये सीबीटी का हिस्सा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है सीबीटी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन संज्ञानात्मक विकृतियां क्या है। यह आपको बताना है कि डिस्टोरेशंस जो है, संज्ञानात्मक विकृति जो आती है वो क्या है सीबीटी में, यह आपको बताना है। मनुष्य का अपने आप में खोया रहना, सोचने का गलत या पक्षपाती तरीका, दिमाग की चोट और मनुष्य के बड़े बड़े ख्वाब देखना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, सोचने का गलत और पक्षपाती तरीका, माने निगेटिव आप सोच रहे हैं तो ये संज्ञानात्मक आपकी विकृतियां हैं। अपने आप में खोए रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोचने का गलत या पक्षपाती तरीका ही ये होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का, ये मेन होता है संज्ञानात्मक विकृतियां जिसको कहते हैं, ये मेन होए। प्ले थेरेपी में कौन सी तकनीक का उपयोग बच्चों की भावनाओं और संघर्षों को समझने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। रचनात्मक खेल और कला, शारीरिक श्रम और व्यायाम, ध्यान और प्राणायाम, व्यवहारिक परीक्षण और शारीरिक जांच, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, रचनात्मक खेल और कला। विशेष करके प्ले थेरेपी में बच्चे लोगों का रचनात्मक खेल और कला पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके समय, प्ले थेरेपी किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त है, ये आपको बताना है। जो बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं और जो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें जो होता है प्ले थेरेपी का सबसे ज्यादा प्रयोग ए वाले में होगा, जो बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस आता है, प्ले थेरेपी में खिलौने का क्या कार्य है, यह आपको बताना है। केवल मनोरंजन, बच्चों का शब्द वर्ड्स के रूप में, सजावट के लिए में, ध्यान भटकाने के लिए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, बच्चों का शब्द और शब्द वर्ड्स के रूप में। खेल खेल में ही बच्चा अपना को जो खेल बनाता, बच्चा उस प्रकार का चित्र बनाता है जैसा वो सोच रहा है। बच्चा उस प्रकार खेल खेलना पसंद करता है जैसे उसकी मानसिकता है। तो खेल खेल में बच्चों के शब्द जो बता नहीं पा रहा है, मैं उसको समझ सकता हूँ कि वास्तव में उसमें है क्या। तो यही होता है प्ले थेरेपी, बच्चों के शब्द वर्ड्स के रूप में इसको हम लोग ध्यान देते हैं। नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी किसने विकसित की, इसमें से आपको बताना है। वर्जीनिया एक्सलाइन, अल्बर्ट एलिस, इवान पाब्लो और जीन पियाजे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, वर्जीनिया एक्सलाइन। वर्जीनिया एक्सलाइन ने कार्ल रोजर्स के व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी विकसित की, जो बच्चों के लिए खेल के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने और समस्याएं हल करने का एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक तरीका प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, प्ले थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बच्चे को अनुशासित करना, भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करना, बच्चे को अच्छा खिलाड़ी बनाना या बच्चों को खेल जीतना सिखाना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी ही बताया, भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। सैंड ट्रे माने रेती में जो खेल होता है और कुछ खिलौने रख देते हैं और रेती में बच्चे लोगों को बोला जाता है, रेती से जो आपके मन में विचार आ रहा बनाओ, खेलने दो उनको। सैंड माने रेती होता है, सैंड ट्रे थेरेपी किसका हिस्सा है, ये आपको बताना। वैसे तो
आप जान जाते हैं प्ले थेरेपी आता है तो ये जो सेंड ट्रे में ये भी अभिव्यक्त करता है बच्चों के जो भावनाओं को, विचारों को, तो प्ले थेरेपी के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन है प्ले थेरेपी में सैंड ट्रे का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रकृति से जुड़ाव के लिए, अचेतन भावनाओं का दृश्य रूप देने के लिए, बच्चे के वजन मापने के लिए और रेत के घर बनाना सिखाने के लिए। तो सिंपल सा उनके अचेतन मन में जो भावनाएं हैं उसको दृश्य रूप वो कैसे प्रकट करते हैं, तो प्ले थेरेपी में सैंड ट्रे का उपयोग, इसीलिए बी वाला आएगा 18 का ये आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता प्ले थेरेपी मैंने डायरेक्टिव दृष्टिकोण क्या मतलब है? तो प्ले थेरेपी में डायरेक्टिव दृष्टिकोण का क्या मतलब? बच्चा खेल चुनता है, थेरेपिस्ट खेल और गतिविधियों को निर्देशित करता, कोई नियम नहीं होता, माता पिता खेल चुनते हैं। इसमें से आपको बताना है। तो डायरेक्शन से बना डायरेक्टिव माने थेरेपिस्ट खेल को, गतिविधियों को निर्देशित करता है और यहाँ पर यही आएगा इसका मेन है। प्ले थेरेपी में ट्रेकिंग कौशल क्या है? प्ले थेरेपी में ट्रेकिंग कौशल क्या है बताना, बच्चे को स्वतंत्र रूप से खेलने देना, बच्चे के कार्यों को शब्दों में बयान करना, बच्चों को गलत करे तो उसे डांटना, चुप रहना। इसमें से आपको बताना है सही आंसर ये बी आएगा, बच्चे को कार्यों को शब्दों में बयान करना, यही आएगा प्ले थेरेपी का ट्रेकिंग। क्वेश्चन है प्ले थेरेपी में खिलौने को क्या कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है फालतू सामान, पुरस्कार, संप्रेषण का माध्यम, इनमें से कोई नहीं। नो डाउट खिलौना वास्तव में जो होता है, जो चिकित्सक होता है उसके लिए संप्रेषण का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो खिलौना। खिलौना के माध्यम से बच्चा क्या बोलना चाहता है वो समझ सकता है। प्ले थेरेपी लिमिट, सीमाएं क्यों तय की जाती है? बच्चे को डराने के लिए, सुरक्षा और वास्तविकता का एहसास कराने के लिए, खेल खत्म करने के लिए और समय बचाने के लिए। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर भी आएगा, सुरक्षा और वास्तविकता का एहसास कराने के लिए प्ले थेरेपी में लिमिट्स को, सीमाएं तय की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ग्रुप थेरेपी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करना, समूह के सदस्यों के बीच परस्पर संवाद और सहायक रिश्ते, केवल चिकित्सक की बातों को सुनना और एक ही व्यक्ति के इलाज के लिए समूह का बनाना। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर भी आएगा, समूह के सदस्यों के बीच परस्पर संवाद और सहायक रिश्ते, यही ग्रुप थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि समूह के सदस्य के बीच संवाद हो। ग्रुप थेरेपी में एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या लाभ होता है? अपनेपन और समर्थन का एहसास होता, वह अकेला महसूस नहीं करता, समूह के अन्य लोगों से सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करना, दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपनी समस्याओं का सामना करने के नए तरीके विकसित कर पाता है। उपरोक्त सभी, तो वैसे आप समझ गए होंगे इसमें डी आंसर आएगा। उपरोक्त सभी ये सब लाभ होते हैं, अपनेपन और समर्थन का एहसास होता है, वह अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को, समूह के अन्य लोगों से सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हो जाता है और दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपनी समस्याओं का सामना करने के नए तरीके विकसित कर पाता है। क्वेश्चन है समूह थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको बताने का, समूह थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? इरविन यालूम, सिगमंड फ्रायड, जोसेफ हर्सी प्रेंट, अब्राहम मोस्ल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, जोसेफ हर्सी प्रेंट। 1905 में तपेदिक अर्थात टीबी के रोगियों के साथ समूह बनाकर काम करना शुरू किया था और इसी के तहत उसने समूह ग्रुप थेरेपी का इसने जन्म दिया। यह जन्मदाता जोसेफ हर्सी प्रेंट को कहा जाता है। टीबी के रोगियों पर इसने सबसे पहले प्रयोग किया था, चिकित्सा किया था। समूह थेरेपी में कैथारसिस का क्या अर्थ है? समूह थेरेपी में कैथारसिस का क्या अर्थ है? समूह को छोड़ना, दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना, चुपचाप बैठे रहना, नए सदस्यों को जोड़ना। वैसे तो आप समझ गए होंगे, कॉमन चीज है कि दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना, कि मनोविज्ञान है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसमें दबी हुई भावनाओं, मनोभावनाओं को बाहर निकालना ही इन थेरेपी का मेन उद्देश्य होता है, तब वो बाद में ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन से फैमिली थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। परिवार के सदस्यों के बीच समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करना, केवल बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग सलाह देना, केवल पारिवारिक झगड़ों का समाधान करना। इसमें से कोई एक सही आंसर ये आएगा, परिवार के सदस्यों के बीच समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है पारिवारिक थेरेपी में सिस्टम थ्योरी का क्या अर्थ है, ये आपको बताने का। सिस्टम थ्योरी का अर्थ क्या है? परिवार के सदस्यों का अलग अलग इलाज करना, परिवार को एक ही दृष्टिकोण से देखना और समस्या के हल को सामूहिक रूप से करना,
परिवार को पूरी तरह से अलग करना, बाहरी मदद लेना, केवल बच्चों को थेरेपी में शामिल करना। इसमें से कोई एक सही आंसर बी, परिवार को एक ही दृष्टिकोण से देखना और समस्या के हल को सामूहिक रूप से करना। फैमिली थेरेपी में समस्या किसे माना जाता है? केवल एक व्यक्ति को, पूरे परिवार के सिस्टम को, केवल माता पिता को या पड़ोसियों को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, पूरे परिवार के सिस्टम को। इसमें पूरे परिवार का सिस्टम को देखना पड़ता है और पूरे परिवार के बिहेव, पूरे परिवार के सिस्टम, पूरे परिवार का समस्या, और यही फैमिली थेरेपी का इसके बाद इसमें इलाज होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, जोनाग्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जोनाग्राम फैमिली थेरेपी के एक रूप है। इसमें पारिवारिक गतिशीलता को समझना, चिकित्सा इतिहास का पता लगाना, आनुवंशिक जोखिम की पहचान करना, सामाजिक संदर्भ समझना। इसमें से आपको बताना, तो मैं बताऊं जोनाग्राम का उपयोग जो हो जाता है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। माने जोनाग्राम का उपयोग किया जाता है पारिवारिक गतिशीलता को समझने के लिए, चिकित्सक इतिहास, पुराना इतिहास क्या रहा परिवार का, आनुवंशिक जोखिम, उसके आनुवंशिक तो कोई पागलपन है, कोई मानसिक विकार पहले तो नहीं था, सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है। तो ये चारों चार इंपॉर्टेंट, मैंने डी आंसर आपका 30वां का डी आंसर आ जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है, ट्राईएंगुलेशंस, ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणीकरण शब्द का किस थेरेपी से जुड़ा है? सीबीटी, प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, फैमिली थेरेपी। इसका मेन मकसद होता है, दो व्यक्ति में अवसाद चल रहा, दो व्यक्ति में संघर्ष चल रहा, तो उसका ध्यान तीसरे व्यक्ति की ओर केंद्रित कर देना, तीसरे व्यक्ति की ओर केंद्रित करना, या तीसरा व्यक्ति आने से और जो समस्या आ जाती है उस पर एक केंद्रित होता है। त्रिकोणीकरण या ट्राईएंगुलेशंस होता है, फैमिली थेरेपी का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने यहां पर आता है, फैमिली थेरेपी का मुख्य लक्ष्य क्या है, यह आपको बताना है। संचार में सुधार, रिश्तों को मजबूत करना, संघर्षों का प्रारंभ, समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। इसमें से आपको बताना है। तो फैमिली थेरेपी का जो मुख्य लक्ष्य, संचार में सुधार तो इंपॉर्टेंट है कि आपस में जो कम्युनिकेशन उसमें सुधार करना, रिश्तों को मजबूत करना भी होगा, संघर्षों का प्रारंभ नहीं होता, संघर्षों का अंत होता है इसमें, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ए वाला इसमें सही आएगा। क्वेश्चन है, जोनाग्राम में सर्किल किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। इसमें जोनाग्राम में सर्किल पुरुष का, महिला का, बच्चे का या पालतू जानवर का? सही आंसर इसमें भी आएगा, महिला। जो सर्किल वृत्त होता महिला का होता है, और पुरुष के लिए ये वर्ग का प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए वर्ग का प्रयोग किया जाता है जोनाग्राम में, ये वर्ग आएगा स्क्वायर, और महिला के लिए सर्किल आएगा, सर्किल का प्रयोग या वृत्त का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, मल्टी सिस्टमेटिक थेरेपी एमएसटी किसका एक प्रकार है, ये आपको बताना है कि मल्टी जो होता है, एमएसटी जो होता है सिस्टमेटिक थेरेपी, किसका एक प्रकार है, ये आपको बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको चुनने थे। सही आंसर ये यही आएगा, फैमिली थेरेपी का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, मल्टी सिस्टमेटिक थेरेपी गहन परिवार केंद्रित और समुदाय आधारित किशोरों के लिए एक उपचार कार्यक्रम है जो गंभीर व्यवहारिक समस्याओं जैसे अपराध और नशीली दवाओं का सेवन का सामना कर रहे युवाओं को मदद करती है। यहां पर एक और क्वेश्चन आपके आता है, होमोस्टेसिस की शब्द फैमिली थेरेपी में क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। परिवार में असंतुलन की स्थिति, परिवार का संतुलन बनाए रखने का प्रयास, परिवार का टूटना या बीमारी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा, परिवार के संतुलन बनाए रखने का जो प्रयास होता है उसी को होमोस्टेसिस कहा जाता है। लास्ट आपके सामने क्वेश्चन है, फैमिली थेरेपी की बाउंड्री सीमाएं कैसी होनी चाहिए? बहुत सख्त, बहुत कमजोर, स्पष्ट और लचीली, और होनी ही नहीं चाहिए। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, स्पष्ट और लचीली। स्पष्ट और लचीली फैमिली थेरेपी का बाउंड्रीज होना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।